बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुभारंभ करेंगे कक्षा 8वीं के लिए मधुबन प्रकाशन का व्याकरण वाटिका का शुभारंभ करेंगे। तो इसका पहला अध्याय है हमारी भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सोच विचार सकता है, अपनी सोच को दूसरों के सामने रखना चाहता है। इसे आधार माने तो आदि मानव ने अपने मन में उठने वाले भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए पहले संकेतों या कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया होगा। धीरे धीरे इन्हीं ध्वनियों को व्यवस्थित किया गया होगा। कुछ ध्वनि समूह किसी विशेष वस्तु का प्रतीक बनते गए। संकेतों का स्थान शब्दों ने ले लिया। एक के बाद एक शब्द जुड़ते चले गए और यहीं से भाषा का जन्म हुआ होगा। आज के सभ्य मनुष्य समाज का कार्य व्यवहार भाषा के बिना संभव नहीं। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन उसे सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का विविध रूपों में प्रयोग करता है। तो बच्चों, इसे पढ़ के तो समझ ही गए होंगे कि हमारी भाषा क्या है। अच्छा, भाषा की क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाव और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के लिए मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने भाव और विचार व्यक्त करता है तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के भाव या विचार ग्रहण करता है। अर्थात आपस में एक दूसरे हम एक दूसरे का भाव बोलकर और लिखकर और सुनकर और पढ़कर हम समझते हैं। संकेतों के द्वारा भी भाव या विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं, लेकिन संकेतों की अपनी सीमा है। इसे हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य जो बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा मूल रूप से मौखिक है। बोलकर और सुनकर भाव और विचारों का आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहा जाता है। हम सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखते हैं। इसके लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना पड़ता। दूरदर्शन के कार्यक्रम, आपस में बातचीत करके कहानी सुनाना आदि मौखिक भाषा है। अर्थात हम जिसे बोलकर व्यक्त करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है कि स्थायी नहीं होता और उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, और इसलिए ही लिखित भाषा का जन्म हुआ। लिखकर और पढ़कर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा है। इसे हमें सीखना पड़ता है। अर्थात हम जिसको कॉपी में लिखकर और किताबों और कॉपियों से पढ़कर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसे हमें सीखना पड़ता है। जैसे विद्यालय का गृह कार्य करना, समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ना, ईमेल आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अर्थात हमें जिसे लिखकर प्रकट करते हैं, जहाँ पर हम लिखते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। भाषा के अन्य और भी रूप हैं। एक होता है बोली, जो कि क्षेत्रीय रूप होता है। यह छोटा और क्षेत्रीय रूप होता है। ये क्षेत्र विशेष में बोला जाता है।
इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता। ये लोक कथा और लोक गीतों के रूप में ही मिलता है। और बोलियाँ जिसको बोलकर हम मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं उसे बोली कहा जाता है। और यह बोलियों का विकास होते होते ही भाषा का रूप ले लेता है। हमारी हिंदी भाषा भी का विकास भी खड़ी बोली से ही हुआ है। बोली और भाषा में अंतर। तो बच्चों देखो, बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी बोलियां होती है जो कि वहीं बोली जाती है। और बोली मुख से बोला ही जाता है। उसका कोई साहित्य नहीं होता कि उसका लिखित रूप भी नहीं होता। और बोली का स्वरूप मानक भी नहीं होता। जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, व्यापक होता है। और भाषा को हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं और इसका स्वरूप मानक होता है। अच्छा, उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका साहित्य मौखिक के साथ साथ लिखित भी होता है। इसमें आएंगे अवधी, मैथिली, ब्रज आदि बोलियां में साहित्य की रचना हुई। अवधी, मैथिली, ब्रज आदि बोलियों में साहित्य की भी रचना हुई और इनका क्षेत्र भी विस्तृत था। इसका क्षेत्र एक क्षेत्र विशेष को लेकर होता है और विस्तृत होता है, इसलिए ये उपभाषा कहलाई। जैसे उपभाषा में उनकी अपनी कई बोलियां आती हैं। उपभाषाओं और उनकी बोलियां, उनकी भी सूची इस व्याकरण किताब में दिया गया है। और देखो, उपभाषा जैसे पश्चिमी हिंदी वर्ग, उसमें आएंगे ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। भारत के एक क्षेत्र विशेष पश्चिमी हिंदी वर्ग में आएंगे ब्रजभाषा, जो कि एक विस्तृत क्षेत्र में ब्रजभाषा बोला जाता है। हरियाणवी, जो कि हरियाणा में बोला जाता है। बुंदेली, जो कि बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है। कन्नौज, और इस प्रकार कन्नौजी और खड़ी बोली भी है। इस उपभाषाओं के अंदर बहुत सी बोलियां शामिल है। फिर है पूर्वी हिंदी वर्ग, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये कि एक क्षेत्र विशेष में है। अवधी में और लिखा भी गया है। बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषाएं हैं। बिहारी हिंदी वर्ग की उपभाषाओं की बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। उसी प्रकार राजस्थानी हिंदी वर्ग की उस क्षेत्र की, राजस्थान क्षेत्र की है जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, जो कि बोलियां हैं, बोला जाता है। फिर पहाड़ी हिंदी वर्ग, जो कि पहाड़ी क्षेत्र की है बोलियां, कुमाऊनी और गढ़वाली। इस प्रकार उपभाषा के अंदर भी कई बोलियां हैं। फिर उसके बाद है मातृभाषा। आप लोगों को तो पता ही है, हम जो जन्म से सीखते हैं, अपनी माता से सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जो जैसे कि हम उड़ीसा वासी हैं, हम अपने घर में अपनी माता से प्रथम भाषा सीखते हैं उड़िया। तो इस प्रकार हमारी मातृभाषा भी उड़िया। उसी प्रकार पंजाब में रहने वालों की मातृभाषा पंजाबी, बंगाल में रहने वालों की मातृभाषा बंगाली। इस प्रकार हर एक प्रांत के हर एक भाषा भाषियों की मातृभाषा उनकी अपनी अपनी होती है। अच्छा, राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा यानी वह भाषा जो देश के अधिकांश प्रदेशों, समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों द्वारा बोली जाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का स्थान यहाँ पर सर्वोपरि है, क्योंकि यह देश के सभी जगह में हिंदी बोला जाता है। और खासकर यह हमारे देश में 70% लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा हुई हिंदी। अच्छा, राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाजों, सरकारी कार्यालयों के लिए होता है। तो हमारी राजभाषा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए इस दिन को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारी राजभाषा भी हिंदी। मानक भाषा। अच्छा, भाषा की एकरूपता को बनाए रखने के लिए विद्वानों द्वारा भाषा के अनेक रूपों में से जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। जिस प्रकार खड़ी बोली हिंदी हमारा मानक रूप है, तो ये हमारा मानक भाषा हुआ। फिर संपर्क भाषा। हम उस भाषा का प्रयोग जो आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे भारत की संपर्क भाषा, भारत में अधिकांश जनता हिंदी बोलती है, तो हमारी यहाँ की संपर्क भाषा है हिंदी। हम हिंदी में एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं। और पूरे विश्व की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, क्योंकि पूरे विश्व में अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो चलती है। तो इसलिए हमारे भारत की संपर्क भाषा है हिंदी और पूरे विश्व की संपर्क भाषा है अंग्रेजी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा बच्चों कि भारत में अनेक भाषाभाषी के लोग निवास करते हैं और कई भाषाओं को हमारे संविधान में स्थान दिया गया। हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी, इनको स्थान दिया गया है। उसके आगे हम पढ़ेंगे लिपि। मानव समाज जब थोड़ा और विकसित हुआ, उसका फैलाव भी बढ़ा। केवल मौखिक रूप से बात नहीं बनी, मनुष्य ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ रेखा चित्र बनाए। धीरे धीरे इन रेखाओं को ध्वनि प्रतीकों के रूप में निश्चित करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते लंबे समय से लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार लिपि लिखित भाषा का आधार बनी। तो लिपि किसे कहते हैं? लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार विश्व में अनेक भाषाएं हैं, उसी प्रकार इनको लिखने के ढंग भी अनेक हैं, अतः उनकी लिपियां भी विभिन्न हैं। हमारे भारत में हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी आदि रोमन लिपि में और उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में और बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। अच्छा, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। दूसरा, देवनागरी लिपि का किसी भी भाषा में अनुवाद या लिपि अंतरण हो सकता है। तीसरा, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह और मात्राएं होने के कारण लेखन में शुद्धता है।
चौथा, देवनागरी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है, जबकि फारसी और रोमन में ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों व्याकरण, अच्छा व्याकरण, यह अब मानव के पास भाषा भी हो गई और लिपि भी, किंतु एक व्यक्ति की बात को अलग अलग ढंग से समझा और ग्रहण किया जाने लगा। इससे विचार बना कि कुछ नियम बनाकर इस स्वरूप को और व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि सभी भाषा के एक ही रूप को एक ही प्रकार से समझे। इसके लिए व्याकरण की व्यवस्था की गई, जिसने भाषा की शुद्धता की जांच पड़ताल का जिम्मा लिया। इस प्रकार व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। अतः व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा के व्याकरण ही भाषा को शुद्धता प्रदान करते हैं। अच्छा, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण का अध्ययन करता है। शब्द विचार शब्दों के रूप, भेद आदि का अध्ययन करता है। वाक्य विचार वाक्यों के प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों का अध्ययन करता है। अच्छा, फिर है साहित्य। साहित्य शब्द की उत्पत्ति सदन हित के योग से हुई है। यहाँ स का अर्थ सबका अर्थात संपूर्ण समाज का से है, जबकि हित का अर्थ लाभ से है। इस प्रकार साहित्य का अर्थ हुआ संपूर्ण समाज का हित। हिंदी साहित्य में साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, जिसके 2 रूप होते हैं, एक पद्य और दूसरा गद्य, जिसे हम काव्य कविता में व्यक्त करते हैं तो वह कहलाता है पद्य साहित्य, जिसमें कि छंद, तुक, लय आदि के द्वारा हम एक कविता को व्यक्त करते हैं और उसे पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य साहित्य में के प्रमुख कवि और प्रमुख ग्रंथ भी हैं, जिसका नीचे में किताब के नीचे में वर्णन है। फिर दूसरा है गद्य साहित्य। इसमें लेखक अपने भावों अथवा विचारों को व्यवस्थित भाषा और रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करता है। गद्य के अंतर्गत आते हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत आदि, जिसके हम अपने भावों तथा विचारों को सुव्यवस्थित भाषा और रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे गद्य साहित्य कहते हैं। गद्य साहित्य में भी प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसको हमारी किताब में दिया गया है। तो बच्चों, ये तो हुआ व्याकरण का, और उसके आगे है अभ्यास है। उस अभ्यास को आप इसी पाठ से देखकर उस अभ्यास को कीजिए। ये उसी व्याकरण किताब में ही उस अभ्यास 1 को कीजिए, आप लोग करके रखिए उसको। धन्यवाद।